Hello everyone, welcome back to my channel. So this is a new video regarding GATE 2022 PYQ जिसमें हम देखने वाले हैं zoology के PYQs. So I hope this series will be very helpful to you. So with every question we will solve, we will try to learn a new concept जिससे आपका जो notes हैं वो भी revise होते रहेंगे. And you can download the PDF of this lecture series from my Telegram channel. आपको link description box में available है, वहाँ से आप download कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2022 में 1 मार्क्स के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अ नाइट्रोजनस बेस, अ 5 कार्बन सुगर एंड अ ट्राइफॉस्फेट. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और हमें उनका बेस कंपोजिशन पूछा गया है कि वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं. सो हम क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. सो बिफोर सॉल्विंग टू दिस क्वेश्चन हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हमारी न्यूक्लिक एसिड होते हैं. सो हमें पता है कि सेल में हमारे पास डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. डीएनए हमारा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड. वी नो कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है उसके पास एक सुगर्स होता है जो 5 कार्बन सुगर है. इन केस ऑफ डीएनए इट इज़ अ राइबोस सुगर और इन केस ऑफ आरएनए इट इज़ अ राइबोस सुगर और इन केस ऑफ डीएनए इट इज़ अ डीऑक्सीराइबोस सुगर. उसके साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड उसके साथ साथ हमारे पास एक फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है. तो इस तरीके से हमारा 3 चीज़ों से कंपोस्ट होकर हमारा एक न्यूक्लिक एसिड बनता है. तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है इन केस ऑफ डीएनए दैट इज थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन. एंड थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए. सो दिस इज वेरी बेसिक कि हमारा डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है. देन अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी नो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. तो प्यूरिन के अंदर जो हमारा आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, ये सबको पता है. पिरिमिडीन्स में हमारे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक. बट आपको जो याद रखना है इस लेवल पे वो याद रखना है स्ट्रक्चर. प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. इन द नेक्स्ट एग्जाम दे में आस्क कि किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस का आपको स्ट्रक्चर दे देंगे एंड दे में आस्क कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस ये है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि आपको पता है 6 अमीनो प्यूरिन. 6 अमीनो प्यूरिन किसे बोलते हैं, हमारे एडेनिन को हम 6 अमीनो प्यूरिन, बिकॉज 6th पोजीशन पे यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है. वैसे ही 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन किसे बोलते हैं, 2 and 4th पोजीशन पे हमारे यूरेसिल में ऑक्सीजन ओ ग्रुप लगा होता है, इसलिए हम बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन. 5 मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी किस पिरिमिडीन किसे बोलते हैं, 5th पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पे 4th and 2nd पोजीशन पे हमारा ऑक्सी ग्रुप है. तो हमारा ये होगा 5 मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन. तो इस तरीके से इनके जो नेम्स हैं, केमिकल नेम, वो आपको याद रखने हैं. प्लस इनका स्ट्रक्चर किस ओरिएंटेशन में यहाँ पे नंबरिंग हो रही है वो भी आपको याद रखना है. लाइक इफ इन केस ऑफ पिरिमिडीन हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3. और अगर हम यहाँ पे बात करें प्यूरिन्स की तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है. तो उसके बेसिस पे आपको याद रखना है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसको 2-3 बार आप ड्रॉ कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर. और इस तरीके से याद करिए 6 अमीनो प्यूरिन. सो यू हैव टू मेक अ 2 साइकिल रिंग और वहाँ पे आपको बैलेंस करके रिंग को बनाना है और 6 पोजीशन पे आपको अमीनो ग्रुप लगाना है. सिमिलरली यहाँ पे 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन, तो 2 and 4 पोजीशन पे आपको पिरिमिडीन ऑक्सी ग्रुप लगाना है और ये पिरिमिडीन है. तो इस एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा. इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं. देन अगर हम सुगर्स की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो बेसिक कि हमारा सुगर्स में क्या डिफरेंस होता है. तो राइबोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है. अगर हम डीएनए की बात करें तो इसे 2 डीऑक्सी इसलिए बोलते हैं बिकॉज 2nd पोजीशन पे जो हमारा OH ग्रुप है वो H से रिप्लेस्ड हो जाता है. एंड अगर हम राइबोस शुगर की बात करें जो आरएनए में प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक शुगर जब हमारा नाइट्रोजनस बेस से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है. ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. सो दिस इज बेसिक कि न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं. अगर हम इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट का एडिशन करते हैं तो वो हमारा बनाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो एक फॉस्फेट और एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. अगर हम इसी को इन डिटेल देखें तो यहाँ पे हमारा ये एक
शुगर है जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये अटैच्ड है हमारे बेस से, और यहाँ पे फॉस्फेट जो है एक एक करके अटैच्ड है। अगर हमारा एक फॉस्फेट नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट अटैच्ड है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट। और अगर 3 फॉस्फेट अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। सो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू न्यूक्लियोसाइड इट विल मेक अ न्यूक्लियोटाइड। पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स क्या होते हैं, उनका बेसिक कंपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो मेनली आपको जो फोकस करना है ये यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पे करना है, और आप इसको भी डायग्राम को ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली किस तरीके से हमारी बॉन्डिंग होती है इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज़ बी, कि न्यूक्लियोटाइड है जो हमारा एक नाइट्रोजनस बेस रखता है और एक 5 कार्बन शुगर होती है और एक ट्राईफॉस्फेट होती है। तो ट्राईफॉस्फेट हमें पता है 3 फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर, इट कैन बी डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट कैन बी राइबोस शुगर। और अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल कुछ भी हो सकता है आउट ऑफ 5 बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन वो डीएनए का कंपोजिशन है या आरएनए का कंपोजिशन। देन द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन था विच इज़ फ्रॉम evolution or from ecology. Which one of the following animal develop a adaptive predator avoidance morphology because of the presence of high predator number in its habitat? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसने मॉर्फोलॉजिकल चेंज किया है फॉर अवॉइडिंग द प्रीडेटर। मीन्स वो अपनी मॉर्फोलॉजी को इस तरीके से चेंज कर रहा है ताकि वो प्रीडेटर से अवॉइड हो सके, क्योंकि जहाँ पे उसका हैबिटेट है वहाँ पे हाई नंबर ऑफ प्रीडेटर अवेलेबल हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको नॉलेज है तभी आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लोमॉर्फोसिस इन डेफिनिया एन एडेप्टेशन टू अवॉइड इनवर्टिब्रेट प्रेडेटर। तो यहाँ पे जो हमारा डेफिनिया है इसकी ये साइक्लोमॉर्फोसिस शो करता है, और ये एडेप्टेशन क्यों किया है इसने, ताकि वो अपने जो प्रेडेटर हैं, जो नंबर ऑफ प्रेडेटर उसकी जहाँ हैबिटेट में बहुत ज़्यादा है उनसे अवॉइड कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे साइक्लोमॉर्फोसिस मतलब साइक्लो मीन्स देयर इज़ अ साइक्लिक चेंज, मॉर्फोसिस मीन्स मॉर्फोलॉजी में उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें साइक्लिक चेंज आ रहा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं साइक्लोमॉर्फोसिस। सो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन इज वन ऑफ द मेजर मैकेनिज्म फॉर एंटी प्रीडेटर डिफेंस इन planktonic animals. Seasonal variation in the body size shape may render a prey more difficult to capture by blinding, grasping, एंड एट द सेम टाइम मेक दम लेस विजिबल टू द विजुअल प्रेडेटर्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस करते हैं अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के शेप एंड साइज में, सो दैट डिफ़िकल्ट हो जाए इनके प्रेडेटर के लिए इनको कैप्चर करना। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसको आप याद रख सकते हैं दैट इन डेफिनिया साइक्लोमॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व मीन चेंज इन द मॉर्फोलॉजी, साइक्लिक चेंज इन द मॉर्फोलॉजी विच विल हेल्पफुल फॉर द डिफेंस, कि वो प्रेडेटर से अवॉइडेंस शो कर सकते हैं इस फिनोमेना के थ्रू। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डेवलपमेंट बायोलॉजी से, टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जीन फुशित राजू बिलोंग। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमें पता है कि ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में डिफरेंट जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक गैप जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। गैप जीन अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से गैप हो जाता है, इसलिए इनका नाम जो है गैप जीन रखा गया है। इनके म्यूटेशनल लॉस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे इनका जो है नेम दिया गया था। लाइक अगर गैप जीन में म्यूटेशन हो जाए तो गैप होता है। सेगमेंट पोलैरिटी जीन हमारे सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं, पेयर रूल जीन्स होते हैं। तो आपको इन डिफरेंट क्लास के जीन्स के अंदर कौन कौन से जीन्स आते हैं ये आपको याद रखना है। सो दिस इज़ अ टेबल जो डिस्क्राइब करता है कि गैप जीन्स के अंदर कौन से जीन्स आते हैं, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के अंदर कौन से जीन्स आते हैं। तो आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम गिलबर्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जैसे याद रखना है, आपको कुछ कुछ मोस्टली ही जीन्स आपको याद रखने हैं। क्रूपल, क्रिम्स, हंचबैक, जायंट, टेलनस, बटन हैंड, एम्प्टी स्पायरिकल, ऑर्थोडेंटिकल, दे ऑल बिलोंग टू द गैप जीन। अगर हम पेयर रूल्स जीन्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी पेयर रूल जीन्स हैं एंड सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो हेयरी, इवन स्किप्ड, रंट, सो दीज ऑल आर प्राइमरी पेयर रूल जीन। फुशित राजू, ऑड पेयर्ड, ऑड स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड, दे ऑल बिलोंग टू द सेकेंडरी पेयर रूल जीन। अगर हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन की बात करें जो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे
ingrailed, wingless, cubitus interruptus, hedgehog, fuse, armilado, page, gooseberry, pangolin, they all belong to the segment polarity gene. तो अगर आपने डेप बायो में डेवलपमेंट बायोलॉजी में ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट पढ़ा है तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल, और उस तरीके से विथ हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन लर्न कि कौन से पोर्शन ऑफ जीन्स कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं और कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे फुशी तराजू जो हमसे पूछा गया है, सो इट बिलोंग टू द पेयर रूल जीन, वो भी सेकेंडरी पेयर रूल जीन की कैटेगरी में ये आते हैं। सो यू कैन रिमेंबर इट बिकॉज इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन इसकी जगह कोई और जो जीन है वो पूछा जा सकता है। सो फुशी तराजू बिलोंग टू द पेयर रूल जीन्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। सो दिस वॉज ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज़ फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। तो हमें पता है कि जूलॉजी का जो सिलेबस है उसमें सारी ही चीज़ें कंबाइंड रहती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया द एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कैन बी रिवर्स बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम इनहिबिटर को, हमारा नॉर्मली क्या होती है, एक एंजाइम होती है, उसके पास एक सबस्ट्रेट है और वो उस एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फाइनली एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे जब इनहिबिशन होगा तो क्या होता है, हमारे एंजाइम के साथ इनहिबिटर्स बाइंड कर जाते हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और जो रिएक्शन है वो हो नहीं पाती। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हमें इनहिबिटर को इनहिबिट करना है और हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें तो कौन सा ऐसा इनहिबिशन है जिसमें हम ऐसा करके जो इनहिबिटर का जो वर्क है, इनहिबिटर का जो फंक्शन है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, दिस इज़ आवर एंजाइम और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइड में बाइंड करना था और रिएक्शन जो है हमारी प्रोसीड करनी थी। बट यहाँ पे ये इनहिबिटर, रेड कलर का इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा और सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा। तो इसीलिए इसका नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, क्योंकि जो हमारा इनहिबिटर है वो कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ टू बाइंड फॉर बाइंडिंग इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन चल रहा है एंजाइम्स और एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर, और इनहिबिटर आके यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। तो हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को। तो ये एंजाइम रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। बट नॉर्मली यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात करें तो यहाँ पे एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा और इससे बना देगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से रिएक्शन फर्दर जो है मूव नहीं कर पाएगी। और अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो तो बाइंड करेगा एक्टिव साइट में एंजाइम की, और जो इनहिबिटर है वो डिफरेंट इनहिबिटर के लिए बाइंडिंग साइट होगी वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, सबस्ट्रेट कैन बाइंड, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता बट यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, बट जो रिएक्शन है फिर भी ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि जो एंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के साथ उसको कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की ज़रूरत है सो दैट कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करा सके। बट इनहिबिटर की बाइंडिंग की वजह से वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी। सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है और एंजाइम है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा आगे। सो दिस इज़ वेरी बेसिक, आपको इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को याद रखना है। सो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तो इनहिबिटर बाइंड टू द फ्री एंजाइम, यहाँ पे जो फ्री एंजाइम है उसके साथ इनहिबिटर बाइंड कर रहा है एंड कम्पीट विद द सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो कम्पीट करेगा सबसे। सो अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे सो वी कैन ओवरकम द इनहिबिशन बाय जो है इनहिबिटर, बिकॉज यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ जाएगा सो देयर विल बी लेस प्रोबेबिलिटी कि इनहिबिटर वहाँ पे जाके बाइंड करे। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट डबल हो जाएगी, अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट डबल हो जाएगी तो हमारा सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके बाइंड करेगा, लेस प्रोबेबिलिटी होगी कि एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड करे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो इसे है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्सिबल करा सकते हैं, मींस नॉर्मल कंडीशन में प्रोसीड कर सकते हैं इफ़ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। बट अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें, इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम
फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कैन नॉट ओवरकम द इनिबिशन बाय एंजाइम। बिकॉज अगर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बाइंड बढ़ा भी दे तो सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पे बाइंड ही कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो है इनिबिटर हमारा जो है हमारा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है। तो जो सबस्ट्रेट को बढ़ाने के बाद भी हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो है हमारा सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें, अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है रिएक्शन नॉर्मली कंडीशन में प्रोसीड कर सकती है। सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये आपको याद रखना है। सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शंस जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को हम जो है रिवर्स बैक कर सकते हैं बाय एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो हमने बता दिया कि अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं। नॉन स्पेसिफिक इनिबिटर्स वो होते हैं जहाँ पे इनिबिटर्स की बाइंडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक साइट डेजिग्नेटेड नहीं है, जबकि एलोस्टेरिक इनिबिटर्स वो होते हैं जो हमारे एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम पे जाके जो रिएक्शन है उसको इनिबिट करते हैं। हमारी एंजाइम में दो साइड होते हैं, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड होती है और एक एलोस्टेरिक साइड होती है। तो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे जाके हमारे इनिबिटर्स बाइंड कर जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर से कन्फॉर्मेशन चेंज नहीं आ पाता एंजाइम में, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाती है। सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइट एंड हैबिटेट सिलेक्शन। तो किसी भी एनिमल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो स्पेशलिस्ट हैं जर्नलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ स्पीसीज क्या होंगी, जो स्पेशल फूड रिक्वायर्ड करेंगी। जर्नलिस्ट वो स्पीसीज होंगी जो जनरली हर चीज़ पे फीडअप कर सकती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आपको स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में कौन सी कैटेगरी में, ये MSQ था, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको, मल्टीपल आंसर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ जो एनिमल्स हैं वो स्पेशलिस्ट में बिलोंग करते हैं। सो मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट स्पीसीज़ पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अ स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ कैन थ्राइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन टू अ लिमिटेड डाइट, और यहाँ पे यूनिक रिसोर्सेज इनको लाया रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक पांडास जो है स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ में है, कोलास स्पीसीज़ जो है वो स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ में आते हैं, क्योंकि ये केवल यूकेलिप्टस की लीव्स पे फीड अप करते हैं और ये बैम्बूस पे फीड अप करते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीपल, पोलर बियर भी एक स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ है, पांडा एक स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ है और कोला बियर भी एक स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा BCD होगा। और अगर हम रैकून की बात करें तो ये हमारी जेनेलिक टाइप की स्पीसीज़ होती है, ये ओमनीवोरस होते हैं, ये हर्बीवोर पे भी फीड कर सकते हैं और कार्निवोर पे भी फीड कर सकते हैं। तो ये डिटेल में समझाया गया है, मैंने एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ मेरा वीडियो है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जूलॉजी के। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और अगर आपको कुछ और डिमांड है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।